ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन, थोड़ा सा हल्के से हम आइडिया ले लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब है बाहर से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? हाइड्रोजनेशन में Cl+, Br+, ये सारे अटैक करने लगते हैं, बाहर से अटैक करते हैं, ठीक है, Br+ ये सब अटैक करते हैं। अगर मैं दूसरे में चलूं, लाइक अगर मैं नाइट्रोजन में चलूं तो NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे अटैक करेगा बाहर से, यहाँ पे NO2+, हाँ सल्फोनेशन में अगर हम चले तो HSO3+, ये अटैक करेगा, HSO3+ ये अटैक करेगा, क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप जोड़ सकते हो, चलो कोई बात नहीं, HSO3+ हाँ यस यस बोलो अभय। मैम, ये फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ACYLATION, एसाइलेशन, दिस इज अल्काइलेशन, ठीक है। अच्छा, सल्फोनेशन में ये वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है? R+, चलो यहाँ से R+ लिखते हैं, चलो ठीक है। CH3+ जरूरी नहीं है ना, CH3+ हो सकता है, इथाइल प्लस हो सकता है, प्रोपाइल प्लस हो सकता है, तो R+ मैंने दे दिया, इसके अंदर CH3+ वगैरह सारा आ जाएगा, ठीक है। अब फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कौन अटैक करता है? तो आपको ये सब में इलेक्ट्रोफाइल का पता चल चुका है कि किसमें कौन से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। हेलोजिनेशन में कौन अटैक करेगा, नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सल्फोनेशन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मैं जा रही हूँ, हर एक रिएक्शन में प्रॉपर इंडिविजुअल जाऊंगी, और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ता है, जनरेट करके फिर ये अटैक करेगा, बेंजीन रिंग को अटैक करेगा। मैम आफ्टर फ्रेडल आपने क्या लिखा है? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब बच्चे करा चुके हूँ, हाइड्रोकार्बन में हमने करा था, ठीक है। अब हम चलते हैं, पूरे को मैं रब करने जा रही हूँ, यहाँ पे हो सकता है वैसे, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं हेलोजिनेशन में, चलते हैं, ये जल्दी से फटाफट फटाफट लिखो इसे। क्विक क्विक क्विक, एटलीस्ट आ जाए, इतना मैं लिखा है ना मैम, क्राफ्ट के बाद? बोलो, क्राफ्ट के बाद क्या लिखा है? एसाइलेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, कहा था ना। आप सबको थोड़ा बहुत, बच्चे सारे बच्चों को ना हाइड्रोकार्बन एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। ये ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में आपको इसके पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग भी है आपके पास, अर्पित ने बनाया था वीडियो रिकॉर्डिंग, ये हम सब कर चुके हैं, ये दोबारा करवा रही हूँ। वैसे मैं अगर ना करवाती तब भी चलता, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन में प्रॉपर करवाया गया था अलोंग विद मैकेनिज्म, बट करवा देते हैं, चलो ठीक है। तो मैं ये पूरे रब करके सीधे जा रही हूँ, हेलोजिनेशन में सबसे पहले जा रही हूँ, तो ये मैं रब कर लूं, चलेगा? ये पूरा रब कर लेते हैं, डन मैम। डन है ना? क्योंकि ये हो जाएगा, हो जाए होने को तो यहाँ पे भी हो जाएगा, देखते हैं, चलो मैं तो रब करेंगे। अच्छा, हेलोजिनेशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक मैं क्लोरोबेंजीन लेती हूँ, बिकॉज मैं हेलोवेरिन्स पढ़ा रही हूँ, तो एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं स्टार्ट कराती हूँ आपको, ठीक है। एक क्लोरोबेंजीन है, और इसके साथ हम Cl2 डालते हैं, या Br2 डाल सकते हैं, Cl2 Br2 आप दोनों डाल सकते हो, यहाँ पे क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कर सकते हो, और साथ में एनहाइड्रस FeCl3 डालते हैं, जो कि एक लुईस एसिड है, यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है, लुईस एसिड है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये लुईस एसिड है, और ये रिएक्शन चलता है डार्कनेस में, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे sp2, यहाँ पे तो सारे sp2 है ना, ये sp2 तो अगर क्लोरीन को sp2 को अटैक करना है तो डार्कनेस चाहिए। अगर मैं यहाँ पे उजाला या लाइट दे दूंगी तो फिर ये रिएक्शन sp3 में चला जाएगा, और यहाँ पे अटैक नहीं करेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या बनता है, इसको रब करते हैं, चलो ये इसका मैकेनिज्म क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैकेनिज्म वगैरह दे देते हैं कई बार, इसके लिए सीधा कंसेप्चुअल पे जाना है आपको,
12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आपको नहीं बोला जाएगा, बहुत कम बोला जाता है कि चलो क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाओ, ये 12th में इतना ऐसे प्रॉपर नहीं आता, डिफरेंट तरीके से आता है। डायरेक्ट ऐसे किसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, फेनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाओ, नहीं, ये 12th में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सीधे चलते हैं हम, ये दो तरीके से जाएगा और ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो क्लोरीन यहाँ पे है, तो एक तो ये ऑर्थो पे अटैक करके अपना ये बनाएगा, तो एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा पारा प्रोडक्ट भी बनेगा। बाकी इसके बारे में फिर बाद में हम देखेंगे, और साथ में HCl भी बाहर आएगा। तो दिस इज द, जैसे आपको पता है, बिकॉज जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका डाइपोल मोमेंट पूरा 0 जा रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये रिएक्शन कितने स्टेप में कैरी आउट होता है, ये रिएक्शन मोस्टली 3 स्टेप में कैरी आउट होता है। स्टेप 1 थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, बाकी आप फिर कलेक्ट कर लेना, आपके पास नोट्स वगैरह भेजा गया है उससे पढ़िए। स्टेप 1 में क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट मैम एक करा चीज पूछनी है इससे पहले, ये मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी लाइक कुछ 2 पार्ट्स होते हैं क्या? क्या मतलब होते हैं जैसे मुझे? SN1 जैसे SN1 SN2 होता है, इधर भी कुछ E1 E2 वगैरह होता है? इसमें बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रो नहीं, वो एलिमिनेशन में E1 E2 होता है, E1 एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन होता है, और सब्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। और ये सिंपली आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, तो इसका और कोई पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल आके ओके अटैक मैम। करेगा, दैट्स ऑल, इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करेगा। तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, यहाँ पे पहले तो ये था, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा है, तभी इलेक्ट्रोफाइल बना कहाँ से। स्टेप 1 पे जब चलते हैं तो लुईस एसिड जो है, इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड FeCl3, ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो सबसे पहला रिएक्शन बनता है पहला रिएक्शन बनता है, ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है। ये अटैक कर देगा, तो डेंसिटी कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डेंसिटी तो है ही, तो ये जुड़ेगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा और साथ में यहाँ पे भी जुड़ेगा, और साथ में H+ निकाल देगा, यहाँ से H+ को निकाल देगा यहाँ से, और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये यहाँ पे अभी अनयूज्ड पड़ा है, यहाँ पे FeCl4, बिकॉज ये कैटलिस्ट है, इट हैज टू बी रीजनरेटेड। अब इसका काम स्टार्ट होता है, FeCl4-, ये जो यहाँ से निकला है, ये अटैक करता है यहाँ पे आके, और अगेन FeCl3 + HCl बाहर आ जाता है। ये जो HCl है, ये यहाँ से आ गया है आपका, क्लियर है। तो ये इसका 3 स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करती हूँ, तो यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद ये अटैक करके 2 प्रोडक्ट बनाता है, H+ को बाहर निकाल देता है, और H+ फाइनली क्या करता है, इस जो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे अनयूज्ड वाला बना हुआ था, इसके बाद इसके साथ रिएक्शन दिखा के ये FeCl3 और HCl बना देता है। तो पूरा आप इन सबको ऐड कर दोगे ना, इन सबको पूरा ऐड कर दोगे, तो ये सब कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, H+ कटेगा, ये कटेगा, जो नेसेसरी पार्ट है कट जाएगा, आपको नेट रिएक्शन ये भी मिल पूरा। चेक कर लेना, कभी इसको ऐड करके काट देना सारा, आपको मेन रिएक्शन नहीं मिलने वाला है। ये कटेगा, Cl+, मैं आपको बता रही हूँ, काटने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है, बट आपको स्टेप बता देना है बस। डन है। तो इस तरीके से 3 स्टेप रिएक्शन में ये कैरी आउट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें पूछ सकते हैं, इसका रोल क्या है। यस, दिस इज अ लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, आप लिख सकते हो वहां पे, ठीक है।
तो बाकी इसमें जो रीजनिंग है मैंने बता दिया है, बाकी तो ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पूछ सकते हैं हर एक रिएक्शन में एक स्लो स्टेप होता है, तो यहाँ पे स्लो स्टेप कौन है? सेकंड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, दिस इज द फास्ट स्टेप, ये फटाफट हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होकर निकल जाता है। यहाँ पे अटैक करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है दोनों प्रोडक्ट बनाने में, और ये भी फास्ट रिएक्शन है। तो द फर्स्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, दिस इज द स्लो रिएक्शन। सो दिस इज डन। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन? हाइलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन है। मैम 2 मिनट रुक जाओ, वो स्टेप 2 लिख रही हूँ मैं। हाँ लिखो लिखो लिखो। ये करा रही हो तो खत्म कर लेते हैं अभी। हाँ थोड़ा सा आप लोग मामी एक बार आप और समझा सकते हो स्टेप्स प्लीज? ये अच्छा ठीक है, ये वैसे रिकॉर्डिंग भी है बच्चे, हम देख सकते हो बाद में, मैं फिर भी एक बार लास्ट मामी समझा एक देती बार हूँ। आप समझा दो, अभी वो टाइम नहीं मिलता। हाँ, क्लोरोबेंजीन में जब Cl2 यहाँ पे Br2 भी जा सकता है, जब Br2 लिखना है तो यहाँ पे FeBr3 लेना है, ध्यान रहे जब आप यहाँ पे Br2 लोगे तो यहाँ पे FeBr3 लेना है आपको, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन दिखाता है, तो बेसिकली इन दोनों में से फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये दोनों मिलके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, क्योंकि सारा काम तो इलेक्ट्रोफाइल का है। जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा। तो पहला इन दोनों का काम मिलके क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है हाईली रिएक्टिव है, Cl+ हो गया, ये Cl+ में तो कैसे झेल भी नहीं सकता ना, Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है, ये क्या करता है, बेंजीन को अटैक करता है। और बेंजीन को अटैक करने के जैसे ही करता है तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पारा पे ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट है। आपको पता है क्लोरोबेंजीन पे यहाँ पे डेंसिटी बना हुआ मिलता है, बनाया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे रहता है। तो जब रहता है तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करता है, दो प्रोडक्ट बनाता है ऑर्थो। अच्छा मैंने कुछ लिखा नहीं बच्चे, यहाँ पे आप खुद लिख दोगे, 1 ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड para डाइक्लोरोबेंजीन। कैन यू राइट इट? खुद से लिख दो, दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरो। मैं समझाने में ज्यादा जोर दे रही हूँ, बाकी तो आप लिख ही सकते हो। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और ये पारा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, दिस वन इज पारा डाइक्लोरोबेंजीन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्वेश्चन देंगे तो पहले समझा देती हूँ, फिर इसके रीजनिंग क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। तो दिस इज डन। अभी पहले जनरेट होके इसको अटैक करके दो प्रोडक्ट बना दिया है। सो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। लास्ट में क्या होता है, जो FeCl4- होता है ना, जो यहाँ पे बन चुका है, ऐसे तो रह नहीं सकता है, लुईस एसिड उसको अपने फॉर्म में बैक करना है बेसिकली। तो ये जैसे ही H+ आता है, H+ यहाँ पे Cl को खींच के अपना HCl बनाता है और FeCl3 रीजनरेट हो जाता है। तो दीज आर द 3 स्टेप्स। अगर आपको स्टेप पूछेंगे तो आप लिख सकते हो। साथ में यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, थोड़ा आगे मुझे बता दो बच्चे, इन दोनों में से ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है? पारा। पारा। ज्यादा सिमेट्रिकल है। अच्छा ठीक है। ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? फर्स्ट वाले पारा। पहले वाले का, पहले वाले का होगा। फर्स्ट वाले का। एंगल 60 डिग्री बना दो, और डाइपोल मोमेंट कैसे ड्रॉ करना है आपको, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 है, डालते हो ना वही वाला μ1² + μ2² + 2 μ1 μ2 cos थीटा का रूट लेते हो, जैसे आप फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हो, डाइपोल मोमेंट का भी रिजल्टेंट निकाल देना। यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, ये ऐसे जा रहा है, ये डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है, और इक्वल एंड अपोजिट है टोटल, आप देख सकते हो टोटल इक्वल एंड अपोजिट है। तो 180 डिग्री जब डालोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट पूरा 0 बनेगा, ठीक है। बट इसमें अगर मैं डाइपोल मोमेंट लेती हूँ बाई चांस, इसको बाद में रख कर लेंगे, अभी समझा रही हूँ आपको, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो बीच का एंगल 60 बन रहा है। तो आप डाल दो μ1 μ² + μ² + 2 μ1 μ2 cos थीटा डाल दो, रूट डाल दो, cos 60 डालो, तो ये जो है ये सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट वाला बनेगा। आप चेक कर लेना, cos 60 डाल के देख लेना, निकाल देना, इसका डाइपोल मोमेंट काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा, 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे।
तो इसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम जा रहा है और इसका डायपोल मोमेंट 0 हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, दैट मींस आपको ये पता चल गया है कि ऑर्थो एंड पारा में ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया। अच्छा, इसका मतलब इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? मैम पहले वाले का ही होगा। पहले वाले का, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट and melting point is proportional to symmetry। इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा है, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायपोल मोमेंट कम हो चुका है। बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो एग्जिस्ट करेगा, इतना हेवियर मॉलिक्यूल है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा रहेगा यहाँ पे बट कम रहेगा क्योंकि डायपोल मोमेंट 0 हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, डायपोल मोमेंट अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट जब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो ये इट फिट्स इनटू क्रिस्टल लैटिस वेरी इजीली, तो यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो व्हिच वन इज हाईली वोलेटाइल, प्लीज इन दोनों में से वोलेटाइल कौन हो जाएगा? क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। मैम दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला। डेफिनेटली दूसरा वाला हो जाएगा क्योंकि वोलेटाइल का मतलब फिर हम क्या कहते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट वहां पे आ जाता है। वोलेटाइलिटी जहां पे आता है बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत जाता है, ज्यादा हो जाएगा। दिस इज नॉट वोलेटाइल, ये थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता है, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है। तो ध्यान रहे ये दोनों का आप लिख दो, ठीक है। तो ध्यान रहे इसका बॉइलिंग पॉइंट आप यू कैन राइट आउट ऑफ ऑर्थो एंड पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन possess high boiling point whereas para डाइक्लोरोबेंजीन possess high melting point। क्यों है आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है डाइपोल मोमेंट ऑफ सिमेट्री वाली जो बात। क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, जब हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, नाइट्रेशन पे चलते हैं, सीधे नाइट्रेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट जगह नहीं है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डन है बच्चे। अब इसको मैं निकाल देती हूँ अननेसेसरी। 1 सेकंड मैम। लिखो लिखो लिखो, थोड़ा जल्दी लिख दो। मैं नाइट्रेशन में लेके जाऊंगी, सल्फोनेशन कर देंगे ना। हेम कुछ पूछ रहा है, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हेम हेम ये नोट्स में लिखा हुआ है और ये मैं आपको करवाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको सारा एक साथ देना नहीं चाहती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। क्लोरोबेंजीन बेंजीन से लेस रिएक्टिव होता है, क्लोरोबेंजीन बेंजीन से लेस रिएक्टिव होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी और ये नोट्स में भी दिया है, मैंने नोट्स में दिया है, पढ़ लेना। ये सारे हो जाएगा ना, फिर मैं आपको सारे रीजनिंग क्वेश्चन बता दूंगी। डन है डन है डन है। ईश जल्दी बोलो। यस मैम। आप एक काम भी कर सकते हो, जैसे आपको मान लो कोई आपको लिखना है, टाइम नहीं है ना, उसका पिक ले लो ऊपर से। वीडियो देखना मुश्किल होता है, आई गॉट इट, वीडियो देखने के लिए काफी टाइम लगेगा, बट अगर आप उसका पिक ले लेते हो ना तो उसको फिर आप आराम से घर में लिख सकते हो। अच्छा मैं ये रख रही हूँ। हम चलते हैं क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट। सेकंड क्या था बेटे? नाइट्रेशन था, नाइट्रेशन रिएक्शन। अच्छा आपको पूछेंगे, मैंने एक चीज बताना आपको मैं भूल गई हूँ, आपको पूछ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय हैलोजिनेशन ऑफ इन हैलोजेन्स। तो आप क्या लिखोगे? हैलोजिनेशन में द इंट्रोडक्शन ऑफ एन हैलोजन ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज नोन एज हैलोजिनेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन हैलोजन ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग। सिमिलरली आपको पूछेंगे व्हाट डू मीन बाय नाइट्रेशन, ये तो 11th की पढ़ाई है सारी। क्या आप लिखोगे? द इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज नोन एज नाइट्रेशन। मैं नहीं लिखवा रही हूँ, आप खुद लिख देना। व्हाट इज नाइट्रेशन? द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन इज नोन एज नाइट्रेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है? NO2 प्लस।
नाइट्रोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर। अब हम चलते हैं क्या होता है इसमें। मैं एक्चुअली पढ़ाते टाइम कुछ पॉइंट मेरा आउट ऑफ माइंड भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं इसमें, चलते हैं। बस HNO3 यहाँ पे लिखते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लेते हैं। तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनता है, और साथ में H2O आता है। तो again this is the minor product. This is you can call it अगर वैसे अगर आप लिखो तो आप बोल सकते हो इसको I mean 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन कह सकते हो, बिकॉज दोनों के दोनों तो प्रीफिक्स में जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स ही हैं हमेशा, तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हो। तो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट and this is the major product again due to slightly symmetrical structure, more high symmetry के साथ से ज्यादा इसका थोड़ा सिमेट्री भी रहता है। तो ये मेजर प्रोडक्ट बन के आता है और ये माइनर प्रोडक्ट बन के आ सकता है, या फिर आप इसे बोल सकते हो O नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दिस इज P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यू कैन कॉल। ठीक है। वैसे भी अगर आपको बता दूं, थोड़ा प्रायोरिटी मुझे कौन बताएगा, आपको मैंने 11th क्लास में प्रायोरिटी बताया था, पूरा प्रायोरिटी टेबल यहाँ पे लिखा था। आउट ऑफ नाइट्रो एंड क्लोरो व्हिच वन इज मोर प्रायर? क्लोरो। नाइट्रो। नाइट्रो और क्लोरो मैम में किसके लिए? मैम माइनस है, किसके किसके लिए? मैम किसके लिए पूछ रहे हो? नहीं प्रायोरिटी टेबल, फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी टेबल को जब चेक करते हैं हम, मैं रिएक्टिविटी हम NO2 आएगा, NO2 आएगा। नहीं प्रायोरिटी टेबल आपको मैं लिखवाया था, प्रायोरिटी मैम टेबल क्लोरो। मैम Cl कौन आएगा इन दोनों में ज्यादा क्लोरो। प्रायर कौन आएगा? हम क्लोरीन होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। Halogen is slightly more reactive than nitro. मैम जी, तो मैंने क्लोरोजन- ठीक बोला या गलत? क्या कहा तुमने यश? मैम क्लोरीन बोला था। हाँ क्लोरीन है, क्लोरीन है डेफिनेटली। मैं सुन X से बदले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन भी आ सकता है एंड आयोडीन भी आ सकता है। क्यों है? क्योंकि चाहे आप क्लोरीन लो, चाहे फ्लोरीन लो, चाहे ब्रोमीन लो, चाहे आयोडीन लो, ये सब के अल्फाबेटिकल नाम नाइट्रो से पहले आता है, इजंट इट? आप कुछ भी ले लो, it starts from C, starts from F, starts from B, starts from I, but it starts from N. तो ये अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसकी प्रायोरिटी थोड़ा ज्यादा लिया जाता है NO2 ग्रुप से। वैसे देखा जाए तो ये दोनों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, these are simply substituents। ठीक है। अच्छा तो आप क्या कह सकते हो? ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब हम चलते हैं इसके रिएक्शंस में, चलते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मुझे स्पेस भी चाहिए यहाँ पे। अच्छा अब हम चलते हैं इसका मैकेनिज्म। अच्छा मैकेनिज्म की जब तक बात चलती है, ये भी 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। स्टेप 1, अगेन स्टेप 1 में क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। मैं आप पे लिख नहीं रही हूँ, अगर आप स्टेप लिखोगे तो थोड़ा सा लिख देना, उसी को जो आपको समझा रही हूँ उसी को वर्ड में डाल के लिखना है। ठीक है। तो पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ से बनता है? HNO3 और H2SO4 के रिएक्शन से बनता है। इसके ऊपर 1-2 रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, वो बताऊंगी अभी आपको। HNO3 H2SO4 ये क्या देता है? यहाँ पे जब मैं आपको बताती हूँ तो ये बेसिकली क्या देगा, मैं आपको पहले तो प्रोडक्ट लिख देते हैं। NO2 प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस H2, ये प्रोडक्ट बनने वाला है, जिसमें से कि ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा आपको ये पता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3 here? What is the role of HNO3 here?
हियर ये क्वेश्चन आता है, या फिर ये किस तरीके का एक्टिविटी यहाँ पे दिखाता है, HNO3 यहाँ पे किस तरीके का एक रोल प्ले करता है। तो आंसर क्या होगा, आपको ये पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है? यस मैम। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने भी पढ़ा होगा लैब में, कितना रिएक्शंस आप कर चुके हो केमिस्ट्री लैब में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और नॉट? दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, isn't it? दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस मैम। बट दिस इज द किंग ऑफ एसिड, यू नो, दिस इज द किंग ऑफ एसिड। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? H2SO4। H2SO4। यस यस, तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक ये है। तो बिकॉज इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक, बेटे ये 2 सेशन खत्म होने वाला है, तो आप थोड़ी देर प्लीज आ जाना, प्लीज आ जाना, क्योंकि अभी 11:15 हो रहा है। मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ आपको, क्योंकि जो मूड में हूँ मैं करा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक चीज को ब्रेक अच्छे से कर लो तो बेटर। हाँ यस बोलो। ब्रेक होने वाली थी ना। नहीं नहीं, मैं एक काम कर रही हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ, मैं अभी ब्रेक दे दूंगी आपको, बट मैं ये चाहती हूँ क्या अभी ये कंप्लीट करके शाम को सॉलिड करेंगे? इज इट बेटर, इज इट बेटर? क्योंकि आप एक नहीं चीज कर मैम, रहे पहले हो। आप वो करा दो प्लीज। नहीं अभी नहीं, मैम लिसन 2 ही लिसन टू क्लास मी, लो मैम, बहुत हो जाता है। नहीं नहीं, लिसन टू मी, अभी आपको अगर ब्रेक दे देती हूँ तो आप आ जाना, थोड़ा ब्रेकफास्ट करके जो भी खाना वाना करके आ जाना, फिर मैं आपको यही कंटिन्यू इसलिए करा देती हूँ कि मॉर्निंग शाम को आपको जब 6 बजे की क्लास में आज आप आओगे ना, आपकी तो 6 बजे की क्लास है, तो 6 से जब आप पढ़ोगे तो सॉलिड पढ़ोगे, तो क्या होगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आप एक चीज पढ़ रहे हो फिर आपको सॉलिड में जंप कराऊंगी। अभी एक चीज कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज आपको स्कूल में लग रहा है कि चलो सॉलिड सबसे टीचर एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चंस तो हमें सॉलिड पढ़ना पड़ेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तभी मैं बोल रही हूँ एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाओगा, मैं सॉलिड पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका ब्रेन फिक्स रहेगा एक चीज में। फिर जब आप रात को आओगे, हाँ चलो अभी सॉलिड सॉलिड पढ़ने जाना है मैम के पास, तो सॉलिड पढ़ेंगे, फिर रात को सॉलिड के जो भी क्वेश्चन है, जो भी वर्ड कैलकुलेशन जो भी है, फिर आगे कराऊंगी एफिशिएंसी वगैरह। और मेरे पास शाम को टाइम है भी, मैं आपको थोड़ी देर एक्स्ट्रा टाइम दे सकती हूँ आराम से शाम को, क्योंकि सैटरडे में इवनिंग आवर खाली आप ही की क्लास लेती हूँ, बाकी टाइम मैं हफ्ते में थोड़ा सा ऑफ लेती हूँ। सैटरडे वो भी ऑफ मुझे नहीं मिलता है एक्चुअली, सुबह भी क्लास रह जाती है, शाम को भी। तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू, मैं टीचर के हिसाब से बोल रही हूँ कि इट विल बी बेटर। मैं ये क्या बोल रहा हूँ आप बताओ मुझे, थोड़ा सा आज ही कंटिन्यू करेंगे, आप ब्रेक ले लो अभी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, 10 मिनट्स से मैं नाइट्रेशन करा देती हूँ, आप थोड़ी देर मैम ब्रेक कर ले दो लो। मैम, वैसे ही 7 मिनट बचेंगे। ठीक है मैम। हाँ यस यस बोलो बोलो। मैम करा मैम दो मैं कह करा रहा दो। हूँ कर लो, कंटिन्यू कर ठीक लो। है, तो मैं ये करा देती हूँ, ये करके थोड़ी देर ब्रेक दे दूंगी, आधा घंटा के बाद आप फिर से दोबारा आ जाना, मैं यही करा दूंगी। यही कराने के बाद शाम को आप सॉलिड 1 घंटा 2 घंटा जो करना है आप करो, मैं पूरा पढ़ाऊंगी शाम को सॉलिड, बेटर रहेगा। पार्ट पार्ट करके डिवाइड मत करो, पार्ट पार्ट करके डिवाइड मत करो, दैट इज नॉट बेटर। एंट्रेंस क्लास की हेमसवरी में बात करूंगी, सबसे पहले तो एंट्रेंस क्लास में लूंगी, सबसे पहले आइसोमरिज्म का एक टेस्ट मैं अपलोड करूंगी, वो दे देना। सबसे पहले आपको आइसोमरिज्म पढ़ा चुकी हूँ अप टू टॉटोमर्स, ठीक है, तो मैं आपको, मैंने कहा था आपका एक टेस्ट लूंगी, तो वो पहले अपलोड कर देती हूँ, दे दो। फिर शाम को क्लास के बारे में बताऊंगी, 9 साढ़े 9 आज बताऊंगी आपको क्लास के बारे में। HNO3 H2SO4, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि H2SO4 HNO3 का क्या रोल है। ध्यान रहे, जब 2 एसिड यूज करते हो और आप 2 एसिड के बीच रिएक्शन चलता है, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो एसिड बनता है और दूसरे का रोल एक बेस की तरह हो जाता है। इससे रीजनिंग क्वेश्चन आता है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, हियर HNO3 acts as a base and generate OH minus, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेस, ये एसिड है, आपको पता है HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट यहाँ पे ये बेस क्यों बनता है, बिकॉज इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड उसके पास आ चुका है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो हियर द रोल ऑफ HNO3 इज लाइक अ बेस। तो यहाँ से ये क्या करता है, OH माइनस देता है बिकॉज ये बेस है, ये H प्लस देता है बिकॉज ये एसिड है, दोनों मिलके वाटर बना देते हैं और ये NO2 प्लस बन जाता है, यहाँ से बन के NO2 प्लस बना, यहाँ से NO2 प्लस बन गया और H2SO4 से HSO4 माइनस बन गया, ठीक है, अभी वाटर बन गया। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप में बेंजीन को आप चले जाना, अभी अगर छुट्टी होती है
तो 5 मिनट होगा, अभी मैं करा देती हूँ। उसके बाद आप कितने बजे आओगे मुझे बताओ, अकॉर्डिंगली फिर मैं क्लास आधे घंटे बाद। आधे घंटे का, 1 घंटे का, नहीं 1 घंटे का ब्रेक चाहिए तब भी मुझे बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको जितना मर्जी ब्रेक दे, ठीक है। इसको अटैक करेगा, मुझे बता देना, NO2+ अटैक करेगा। और आपको पता है यहाँ पे डेंसिटी अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हो चुका है, तो सीधा ये अटैक करेगा और 2 प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। इसको रब नहीं करूंगी क्योंकि थर्ड सेशन अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, ब्रेक के बाद, ठीक है। और साथ में H+ बाहर आएगा। और थर्ड स्टेप मैं लिखवा देती हूँ, बाद में समझेंगे इसको। थर्ड स्टेप में ये यहाँ पे HSO4 बना है माइनस, तो HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन दिखेगा H+ का, और H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो रीजनरेट हो जाएगा एट द एंड, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाटर बना है, ये वाला वाटर है, ये बन गया। बाकी H2SO4 रीजनरेट हो गया, बाकी NO2 का काम चल गया। यहाँ पे ये माइनर और ये मेजर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये पूरा आपको मैंने नाइट्रेशन पढ़ा दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, 1-2 चीजें आती है यहाँ पे, ठीक है। बाकी 3 स्टेप आप लिख दो यहाँ पे, और बाकी कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज कितना टाइम का ब्रेक चाहिए एवरीवन? हम 45 मिनट्स का दे दो, लाइक 12 o'clock या 12:10 पे शुरू कर देना। अच्छा देखो, अभी 11:30 भी नहीं हुआ है, तो मैं 12 स्टार्ट करूंगी, चलेगा? अभी देखो टाइम मैं आपको बताती हूँ, 11:40 हो रहा है, सॉरी 11:20 हो रहा है अभी, तो 12 बजे मैम स्टार्ट फिर करें, 12 से कब तक होगा? 12 से 1:15 जितना होगा, 1 जल्दी छोड़ दूंगी, ज्यादा नहीं पड़ेंगे अब। 1 ओके। घंटा भी ज्यादा, 1 घंटा भी नहीं लूंगी, 1 घंटा भी नहीं लूंगी। क्या बच्चे हैं मैम। आप लोग, यार बच्चे हो रेडी मैम। हाँ? यहाँ पे बच्चे, एंट्रेंस के बच्चे 12 बजे भी आते हैं, बोलते मैम करा दो, आप 12 बजे बुला दो, रात को पढ़ लेंगे हम, ठीक है। anyway, तो ये कोई डाउट नहीं है, देख लो, आ जाना 12 बजे आ जाना, 12 से ज्यादा नहीं लूंगी, 1 बजे खत्म करेंगे क्लास, ठीक है। खत्म करा देते हैं, जो एक मूड में है तो पढ़ा देता, फिर बाकी सॉलिड आप पढ़ोगे, शाम को पढ़ाऊंगी मैं 6 बजे, ठीक है। मैम शाम को भी किसी को क्लास है? हाँ वो तो है, शाम को भी 6 बजे रख लेते हैं, नॉर्मल क्लास है वो तो, ये तो एक्स्ट्रा क्लास है, कल वाली क्लास आज ले रही हूँ, और क्या। मैम कल भी होगी ऐसे सुबह कल क्लास? आपका टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है बच्चे, हाँ कल आपका संडे इवनिंग टेस्ट होता है, कल मैं लूंगी टेस्ट शाम को। मैम ये कल भी होगी ऐसे सुबह क्लास 11 बजे के बाद? कल मैं अभी तक कुछ प्लान नहीं कराया अभी तक बच्चे, कल तो मेरा मेन फोकस एंट्रेंस पे रहेगा। यस मैम, वो क्योंकि मेरा परसों ना मैथ्स का एग्जाम है, उसमें भी एक चैप्टर है जो ट्यूशन में नहीं हुआ, तो कुछ कर रहा नहीं ठीक है, कोई हूँ। बात नहीं, कल CBSE स्किप करते हैं, आप देख लो, आप देख लो, कल मिस करते हैं कल, बट इवनिंग का टेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आपको सिलेबस भी थोड़ा सा खत्म करना है ना, मंडे तक बोल रहा था ये देखते हैं, कल का प्लान करते हैं, आज तो हो जाए एटलीस्ट। डन है बच्चे, डन है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाऊंगी सल्फोनेशन, प्रिडिलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर आता है हम उसे देखेंगे। अब आप जाओ रेस्ट करो, आप लोग क्या बच्चे हो, जाओ रेस्ट करो आप लोग, मैं कल मिलती हूँ Okay, आपको 12 बजे, मैं एंड कर रही हूँ,